हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसका लास्ट टॉपिक देखेंगे, पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसमें सरदार पटेल के बारे में बात करेंगे हम और उनका क्या रोल था नेशनल इंटीग्रेशन में, हमारे देश को यूनाइट करने में। हमारे देश में जो प्रिंसली स्टेट्स थी 565, उन 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करने में उनका क्या रोल था, उनका जो भी रोल था वो इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा होगा, तो एनसीईआरटी का है भी नहीं ये टॉपिक। एनसीईआरटी ने एडिशनली तुम्हारे सिलेबस में ऐड ऑन कराया है ये टॉपिक। ठीक है, एडिशनल सिलेबस में है ये वाला टॉपिक, पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसमें मेजरली सरदार पटेल के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले सरदार पटेल सर का पूरा नाम देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, टॉल लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है। तो अब ये बता रखा है कि जो बड़े लीडर बने थे ये बने किस मूवमेंट के बाद बने थे, मतलब जैसे गांधी जी थे वो चंपारण आंदोलन के बाद बड़े लीडर बने थे, तो वैसे ही सरदार पटेल कौन से मूवमेंट्स थे जिनकी वजह से वो बड़े बने। तो सरदार पटेल ने दो मूवमेंट किए थे खुद के, जैसे एक था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में जो सरदार पटेल थे ये गांधी जी के साथ थे, मतलब ये मूवमेंट जो था खेड़ा सत्याग्रह ये गांधी जी का ही था, और इसमें जो साथ दिया था गांधी जी का मेजरली वो दिया था सरदार पटेल ने। ठीक है। तो इसीलिए सरदार पटेल, इससे उनकी एक जो लीडरशिप थी, लीडरशिप क्वालिटी वो उभर के आई इसकी वजह से। ठीक है। सेकंड जो उनका मूवमेंट था वो इनका खुद का था, वो था बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह कराए थे इन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1928 में बारडोली सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जहाँ तक मेरे को पता है इसमें जो पीजेंट्स थे, खेड़ा इनका एक रीजन है आसपास का गुजरात में, और यहाँ पे जो पीजेंट्री थी, यहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा था, लेकिन जो रेन थी, रेनफॉल वो हुई थी कम, जिसकी वजह से जो किसान थे उनके पास पैसा बहुत कम था। अब पैसा कम है लेकिन तुम उनसे टैक्स बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, तो ये गलत चीज़ हो जाती है। तो वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, इसलिए सरदार पटेल ने जो खेड़ा सत्याग्रह था उसमें जो पीजेंट्स थे उनकी मदद की थी। ठीक है, ये कह के कि अब ये इतना ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकते, क्योंकि भाई जो ज़मींदार वगैरह उधर के ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे उनको मना किया, पीजेंट्स को जो वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस एक्सप्लॉइटेशन से पीजेंट्स को बचाया। ठीक है, गांधी जी के साथ मिलके। तो ये था खेड़ा सत्याग्रह। तो अब जो चीज़ खेड़ा सत्याग्रह में थी, यानी कि जो खेड़ा वाले लोग थे उधर के जो पीजेंट्स थे उनसे ज़्यादा टैक्स मांगा जा रहा था, वही सेम चीज़ थी बारडोली सत्याग्रह में। बारडोली के जो लोग थे उनके साथ भी यही चीज़ थी, और सरदार पटेल ने इस मूवमेंट को लीड किया था। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने लीड किया था, लेकिन सरदार पटेल ने एक बड़ा रोल उसमें निभाया था। ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन इसलिए क्योंकि इनके जो फैसले रहा करते थे वो बहुत ही रियलिस्ट हुआ करते थे, जो कि बहुत ही कठोर पर्सनैलिटी का आदमी ले सकता है, कोई ऐरे गहरे से नहीं लिए जा सकते, इसलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है इंदिरा गांधी को, ये याद रख लेना। ठीक है, तो आयरन मैन सरदार पटेल को। उसके बाद ये यही बता रखा है कि ये लीडर थे हमारी फ्रीडम मूवमेंट के, जो हमारी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट थी उसमें इनका बड़ा रोल था, क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा निभाया है, तो इस फ्रीडम मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे, गांधी जी के साथ थे। ठीक है, इसलिए इनका बड़ा रोल था इंडिपेंडेंस में। उसके बाद बता रखा है कि ये जब हम आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट, तो उसके बाद ये फ्री इंडिया के यानी कि 1947 के बाद ही होम मिनिस्टर बन गए थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारा इंडिया था उसका जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 1951 से 52 के बीच में हुआ था। तो अब आप कहोगे कि 1947 में प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नेहरू जी थे, होम मिनिस्टर जो थे वो सरदार पटेल जी थे, ये सब चीज़ें कैसे हो गई। आपके मन में भी आएगी कि भाई इलेक्शन तो 1951-52 में हुए और तुमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, होम मिनिस्टर बना दिया, ये कैसे बना दिया। तो ये मेजरली क्या हुआ था 1946 में, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी कब से कब तक, 1946 से लेके 49 तक, 49 तक उसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इस टाइम पीरियड तक वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ये फैसला लिया कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं हम ही इस देश को रूल कर लेते हैं 3-4 साल, वरना भाई कौन ही देश को रूल करेगा। अब अंग्रेजों से तो ऐसे कहेंगे नहीं कि भाई 47 है आज
50 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, 3 साल तुम और रूल कर लो। अब ऐसा तो नहीं कि आप तो वापस आके बैठ जाए। इसीलिए उन्होंने ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने ही इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद रूल करा, और ऐसे ही सहमति से नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। होम मिनिस्टर में ये सरदार पटेल जी बना दिए गए। और होम मिनिस्टर का काम क्या होता है? उनका जो होम है, यानी कि जो अपना इंडिया है, इंडिया में शांति बना के रखना, इंडिया में सारी स्टेट्स को यूनाइट करके रखना, प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको यूनाइट करके रखना। तो ये जो यूनिटी का जो काम था वो सरदार पटेल को दे दिया। इसीलिए अगर आपने देखा हो, फिलहाल जो यूनिटी का स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है सरदार पटेल के ऊपर गुजरात में, उसका नाम भी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, क्योंकि सरदार पटेल का मेजरली काम यूनिटी के ऊपर था। ठीक है, उसके बाद अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर ही ली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल का क्या रोल था ये जान लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 बंदे थे तो 300 के 300 संविधान बना के बैठ रहे हैं। अब जो 300 बंदे थे उन्होंने कुछ बंदों को अपॉइंट कर दिया कि भाई कुछ कमिटीज़ बना दी, मेन की 10-15 कमेटी बना दी, हर एक में भाई 2-2 3-3 मेंबर्स हैं या फिर 5-10 मेंबर्स हैं। लगभग भाई 50-60 बंदे ऐसे थे जिनको मेन काम सौंप दिया गया संविधान बनाने का। और ये जो 300 बंदों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये जब भी संविधान का जो छोटा मोटा ड्राफ्ट बन के आता था या फिर छोटे मोटे अमेंडमेंट्स तैयार करके आए जाते थे संविधान में, तो उनको पारित करना या फिर नहीं करना ये सब इनकी मेजोरिटी से किया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 300 के 300 बंदे बैठ के लिख रहे थे। और जो मेन कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका मेन काम था संविधान लिखने का, उसके जो हेड थे वो B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो अभी जो कमिटीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका तो मैंने बता दिया, B.R. अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर जी हेड। और उसके अलावा भी बहुत सारी कमिटीज़ थी छोटी मोटी, तो उनमें से 1-2 कमिटीज़ थी, जैसे कि कमिटीज़ ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमिटी ऑन माइनॉरिटीज़, कमिटी ऑन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2-3 छोटी छोटी सी कमिटीज़ थी जो कि मतलब माइनॉरिटीज़ को कितने राइट देने हैं, नहीं देने हैं, फंडामेंटल राइट्स कैसे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। तो और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड का, जो ब्रिटिश एरा था, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे 1935 के आसपास, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का कितना हिस्सा लेना है, कितना नहीं लेना, तो इन सब पे जो कमेटी बनाई गई थी उनके एक मेंबर थे सरदार पटेल। ये जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थे, सरदार पटेल इनके मेंबर थे। ठीक है, ये बात बता रखी है, ऐसे नहीं कि इनके हेड थे, इनके मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद बता रखा कि 1947 में हमें मिल गई इंडिपेंडेंस। उसके बाद प्रॉब्लम आएगी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनका इंटीग्रेशन कैसे करें। प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स आज़ादी दे के चले गए थे कि या तो इंडिया में घुस जाओ या फिर पाकिस्तान में घुस जाओ या फिर आज़ाद रह लो। तो प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज़्यादा जो थी वो आज़ाद रहने की सोच रही थी। तो सरदार पटेल ने इनको कन्विंस किया, कैसे किया वो इस वीडियो में जानते हैं। तो सरदार पटेल का शुरुआत से मानना था कि ये जो 565 टेरिटरी हैं, इनको किसी न किसी हाल में इंडिया के साथ जोड़ना पड़ेगा, वरना जो इंडिया है उसकी यूनिटी हैम्पर हो जाए। और वो यूनिटी के साथ, इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने अपना पूरा एडी चोटी का जोड़ लगा दिया और अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के द्वारा, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो उन्होंने बहुत सालों में एक्यूमुलेट करा था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और डिप्लोमेटिक प्रोवेस यानी कि निपुणता किसी भी चीज़ में, तो वो डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा निपुण थे, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो किसी भी चीज़ में अच्छा होना, तो वो डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो डिप्लोमेटिकली अच्छा होना और उनकी जो फोर साइटेडनेस थी, मतलब इंडिया में अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आगे जाके 100 साल में दिक्कत आ सकती है। अगर कश्मीर को अभी अंडर में नहीं लिया तो क्या पता कश्मीर आगे जाके दिक्कत देगा हमें। अगर जूनागढ़ को अभी अंडर में नहीं लिया तो जूनागढ़ आगे जाके दिक्कत दे सकता है। तो ये जो फोर साइटेडनेस थी सरदार पटेल की, इसने हमें बहुत मदद दी इंडिपेंडेंस के वक्त। ठीक है, ताकि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी इन्हें जोड़ा जा सके। तो अब सरदार पटेल ने 565 स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का काम करा और ये 1947 तक मोस्टली जो थी वो इंटीग्रेट हो गई थी। लेकिन सिर्फ 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे सरदार पटेल को दिक्कत आई। वो 3 कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे सरदार पटेल को दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? जूनागढ़ में जो राजा था वो मुस्लिम था और प्रजा थी वो हिंदू थी। तो राजा तो पाकिस्तान में घुसना चाहता था, प्रजा इंडिया में घुसना चाहती थी। इस वजह से जो मुस्लिम राजा था वो चाहता था कि हम पाकिस्तान में चले जाएं। तो सरदार पटेल को गुस्सा आया कि भाई ये कैसे ले जाएगा हमारी प्रजा को जो इंडिया में घुसना चाहती है। तो इन्होंने जूनागढ़ में प्लेबिसाइट वगैरह कराया। प्लेबिसाइट यानी कि जनमत, लोगों की
वोटिंग, जिसमें लोग बताएंगे कि वो इंडिया में आना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में आना चाहते हैं। तो मोस्टली लोग जो कि इंडिया में आना चाहते थे, सिर्फ एक राज्य ही था जो कि पाकिस्तान में जाना चाहता था, इसीलिए 100% लोगों ने इंडिया में वोटिंग कर दी और इसलिए जूनागढ़ को इंडिया में ले लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है हैदराबाद की बात। हैदराबाद में हमने बताया था कि जो राजा था वो था, क्या कहते हैं, निज़ाम, यानी कि मुस्लिम, और जो प्रजा थी वो थी हिंदू मोस्टली। तो ये जो राज्य था ये अब पाकिस्तान में तो जुड़ नहीं सकता था, क्योंकि हैदराबाद इंडिया के बीचों बीच हो जाता है। तो ये चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, लेकिन जो प्रजा थी जो कि हिंदू थी मोस्टली, ये चाहती थी कि हम इंडिया के साथ जुड़ जाएं। फिर उसके बाद इंडिया ने सोचा कि भाई कोई नहीं, इसे इंडिपेंडेंट रह लेने दो, इसकी मर्जी करने दो। लेकिन इस निज़ाम ने क्या करा, लोगों पे एट्रोसिटीज़ वगैरह कंडक्ट करी। तो इंडिया को एक अपर हैंड मिल गया कि अभी जो निज़ाम है ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, जो नॉर्मल नॉन मुस्लिम लोग हैं उन पर अत्याचार कर रहा है हैदराबाद के अंदर, तो हम इसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए हमने हैदराबाद को अपने कंट्रोल में ले लिया 1948 में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कश्मीर। तो जूनागढ़ और हैदराबाद में तो जो सरदार पटेल थे उनका बहुत बड़ा रोल था, और उन्होंने इनको फुल्ली इंटीग्रेट करा दिया इंडिया में अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमेटिक प्रोवेस और फोर साइटेडनेस के बदौलत। ठीक है, लेकिन कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर अगर आज भी आप देखोगे तो कश्मीर के दो हिस्से हैं। एक तो कश्मीर वो है जो कि मतलब इंडिया के कंट्रोल में है, उसे बोलते हैं JNK कश्मीर। एक तो वो है JNK और एक लद्दाख का पार्ट, ये अपने इंडिया कंट्रोल में है। ठीक है, और एक कश्मीर वो है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसे बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या फिर पाकिस्तान जिसे आज़ाद कश्मीर भी बोलता है। ठीक है, तो POK जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी इंडिया का होना चाहिए था, क्योंकि भाई कश्मीर का जो राजा था उसने साइन कर लिया था। लेकिन क्या हुआ, उस वक्त जो ट्राइबल लोग थे, जो पाकिस्तान के ट्राइबल लोग थे, उनके पास बंदूकें थी और पाकिस्तान ने भेज दिया था कश्मीर के अंदर उन्हें। तो जितना एरिया उनके पास आ गया था, POK तक का एरिया उनके पास आ गया था, वो उनके पास ही रह गया, और जम्मू एंड कश्मीर तक का एरिया हमारे पास था वो हमारे पास रह गया। और बीच में बाउंड्री बना दी गई जिसे बोलते हैं LOC। ये किस लिए बनाया गया, क्योंकि UN ने इंटरफेयर कर दिया था और बोला था कि जो जहाँ पे वहीं पे रहेगा, बीच में बाउंड्री बन जाएगी और सब अपनी आर्मी इधर से हटा लो, इंडिया वाले तुम जम्मू कश्मीर से हटा लो, POK में से पाकिस्तान तुम अपनी आर्मी हटा लो, और फिर कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे वोटिंग करके कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो पाकिस्तान था उसने अपनी आर्मी या फिर जो ट्राइबल लोग हैं इन्हें कभी भी नहीं हटाया, जिसकी वजह से इंडिया ने भी अपनी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो भी कभी नहीं हटाई, जिसकी वजह से आज तक उधर वोटिंग नहीं हुई है। बस बीच में ये LOC है वैसी की वैसी। तो पाकिस्तान का कश्मीर एक तरफ है, इंडिया कश्मीर एक तरफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरदार पटेल का कहना था, उनका कहना था कि जब हमने जम्मू एंड कश्मीर तक का एरिया कंट्रोल कर लिया था अपनी आर्मी की मदद से, तो हमने अपनी आर्मी POK में भी भेज देनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के जो भी ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स थे इनको गोलियों से मारो, और POK भी कंट्रोल ले लेना चाहिए था हमें। तो उनका ये मानना था कि हमें POK भी ले लेना चाहिए था, और जम्मू एंड कश्मीर तो था ही अपना, और फिर हमारा पूरा कश्मीर कंट्रोल में आ जाता सरदार पटेल की माने तो। लेकिन जो नेहरू जी वो थोड़े आइडियलिस्ट थे। आइडियलिस्ट यानी कि वो बंदा होता है जो कि अपने उसूलों पे चले। वो मतलब ऐसा सोचेगा कि जैसे उसके उसूल हैं कि इक्वालिटी से होनी चाहिए सब कुछ, तो वो हर चीज़ में इक्वालिटी ढूंढेगा, भले ही वो फीजेबल ना हो, हमें सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी इक्वालिटी ढूंढेगा। तो आइडियलिस्ट टाइप के बंदे थे वो। तो वो बोलते थे कि हर चीज़ को पीस से सोल्व करना चाहिए, लड़ाई से पहले। तो वो इसीलिए पीस की बात मान के यूनाइटेड नेशन में गए थे, कि ये सोच के कि भाई जो कश्मीर का सॉल्यूशन है वो यूनाइटेड नेशन करवा देगा रेदर देन मिलिट्री। लेकिन सरदार पटेल कहते थे कि मिलिट्री से करवाओ, लेकिन उन्होंने मानी नहीं नेहरू जी ने, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे भाई। तो इसमें भाई नेहरू जी की गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड नेशन, जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ी संस्था थी, क्योंकि 1945 में तो बनी थी और 1947 में वो यूनाइटेड नेशन में पहुंच गए। यूनाइटेड नेशन में भाई 190 देश जाते हैं, तो क्या पता ये सोल्व करवा दे कश्मीर का इशू शांति से। तो इसलिए ये कहा गया है NCERT में कि कुछ कारणों की वजह से सरदार पटेल इंडिया के साथ जो इंटीग्रेशन होना था कश्मीर का, वो फुल्ली सक्सीड नहीं करा पाए। ठीक है, और जूनागढ़ और हैदराबाद तो वो फुल्ली सक्सीड करा दिए थे, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट मिलिट्री का रूल हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि सरदार पटेल का जो जीवन था वो एक NCR में कंबाइन किया गया है। अब NCR क्या है? N से नेशनलिस्ट यानी कि देशभक्त। तो वो बहुत बड़े देशभक्त थे, इस बात पे हम डाउट नहीं कर सकते। C से कैटलिस्ट यानी कि वो बंदा जो कि बहुत ही क्विक डिसीजन लेता हो।
जो कि डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो। ठीक है, रियलिस्ट, आर से रियलिस्ट। रियलिस्ट यानी कि वो बंदा जो कि अपने आइडियल्स पे ना चले, वो उस पे चले जो कि उस टाइम के हिसाब से सही है। यानी कि ऐसे नहीं कि तुम सोच रहे हो कि मैं नॉन वायलेंट हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं नॉन वायलेंट हूँ तो मैं किसी पे भी हमला नहीं करूँगा। अब कोई भाई 10-15 बंदे आ जाए, आपको मारने लग जाए, आपको जान से मार दे, आपकी फैमिली को भी जान से मार दे, और आप अपना नॉन वायलेंस लेके बैठे रहो, कुछ ना करो। आपको वायलेंस तो करनी पड़ेगी फिर भाई, अपने फैमिली को बचाना है, अपना आप को बचाना है। ठीक है, तो वायलेंस तो ज़रूरी है। तो यही सरदार पटेल करते थे, वो रियलिस्ट थे रेदर देन आइडियलिस्ट। वो जो सिचुएशन थी कि भाई सिचुएशन में वोलेंस ज़रूरी है तो उस सिचुएशन में वोलेंस करते थे, और अगर उस सिचुएशन में वोलेंस ज़रूरी नहीं होती तो वो अपने आइडियल्स के हिसाब से चलते थे। ये बंदा होता है रियलिस्ट, जो रेदर देन अपने आइडियल्स वो सिचुएशन के हिसाब से चले। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन पूरा टॉपिक समझा दिया। उनका जो करियर था वो खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था 1980-1928। आयरन मैन ऑफ इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट के बड़े लीडर, इंडिपेंडेंट इंडिया जब हुआ था, जब ये फर्स्ट होम मिनिस्टर बने थे, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कमिटीज़ वगैरह थी, फंडामेंटल कमिटीज़, माइनॉरिटी राइट्स, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके ये सरदार पटेल जी मेंबर थे। उसके अलावा बताया गया था कि उसके बाद बताया गया था कि इनका बहुत बड़ा रोल था जूनागढ़ और हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज कराने में, क्योंकि इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, डिप्लोमेटिक प्रोवेस थी और फोर साइटेडनेस थी। फिर हमने जाना कि कश्मीर का इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो पाया इंडिया के साथ, दो हिस्सों में बटा रह गया कश्मीर, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का। और सरदार पटेल को कैसे एनसीआर में बांटा गया है, नेशनलिस्ट, कैपिटलिस्ट और रियलिस्ट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो से हमारा जो पहला चैप्टर है, क्या नाम उसका, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।